नाम सुना? एक अल्पतगीन था जिसकी कल्पना थी एक ऐसे राज की स्थापना करना जहां पर खलीफाओं से ज्यादा लेना देना ना रहे, ताकि हस्तक्षेप ना करना पड़े। वो सब के सब यामिनी वंश के थे, याद आया आपको? वो सब के सब यामिनी वंश के थे। कुछ समय बीता, गजनी जब वापस यहाँ से गया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई 1030 में। आपको अच्छे से पता है कि उनकी मृत्यु के पीछे कारण क्या था। लोगों का जो आक्रोश था वो कम नहीं रहा था, मौका पाके जाटों ने उनका क्या कर दिया था, निपटा दिया। बात को उसकी मृत्यु अपने आप से हुई गजनी में जाकर, जिसका मकबरा कहां बना है? अफगानिस्तान में। अब कहानी सुनेंगे। अब ये कहानी यहां से शुरू करेंगे, भारत से। एक जगह है कन्नौज। याद करें, मैंने कहा था कभी एक समय जो स्थिति मौर्य साम्राज्य में मगध की थी, वही एक समय स्थिति आ गई थी किसकी? कन्नौज की। कन्नौज के लिए राजपूत लड़े, कन्नौज के लिए चालुक्य लड़े, पाल लड़े, प्रतिहार लड़े, याद आया? उसमें हमने तीनों का त्रिकोणीय संघर्ष भी देखा। पाल भी लड़े, सब लड़े ना। इतना समृद्ध क्षेत्र था, कारण बंगाल पर आसानी से शासन किया जा सकता था। दूसरा, दिल्ली वाले क्षेत्रों पर आसानी से कब्जा किया जा सकता था। दक्षिण भारत में नजर बनाए रखी जा सकती थी। तो एक बढ़िया केंद्र था कन्नौज। अब क्या हुआ, जैसे इस क्षेत्र से वापस कौन गया? गजनी। तो गजनी कितनी बार भारत में आया था? 17 बार भारत में आया था, और 17 बार में अपार धन लेकर यहां से गया होगा। तो जब गजनी वापस गया होगा तो उसके पास धन कम रहा होगा कि खूब हो गया होगा? यानी एक समृद्ध राज की उसने क्या कर ली होगी? स्थापना कर ली होगी। और जब समृद्ध राज की स्थापना होगी तो उसके उत्तराधिकारी मजबूत होंगे, कमजोर होंगे? मजबूत होंगे। लेकिन अगर आप लगातार 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 केवल रखे हुए का उपयोग करें और नया आप आक्रमण ना करें या नया धन संग्रह ना करें, धीरे धीरे आपका राज क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो लोग गजनी के साथ युद्ध करने आए होंगे या उनकी सेना में रहे होंगे, उन्होंने भारत की दशा देखी होगी कि नहीं देखी होगी? देखी होगी। एक व्यक्ति था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन, नहीं जी, कुतुबुद्दीन हसन। इसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन हसन। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मैं पहले बता दूं, गोरी पढ़ाने में 2 लाइन में खत्म हो जाता। भारत पर 1191 में आक्रमण किया, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पहले में गोरी हारा, दूसरे में जीता, सेवा समाप्त। पेपर में नहीं आती। अब क्या आता वो ध्यान से सुनेंगे। अब भारत की दशा दोनों तरफ से देखिए। यहां पर कुतुबुद्दीन हसन ने इसके साथ युद्ध लड़ा था। कहां पर? भारत में। उस समय इसकी उम्र मात्र 26 वर्ष 27 वर्ष थी। इसका मतलब है यह एक एकदम नौजवान व्यक्ति रहा होगा। इतने आक्रमण सहने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का खींचातान नहीं कर? नहीं जी, अभी देखिए पृथ्वीराज चौहान जैसा वीर शासक वो हार रहा है। कारण देखिए। अब भारत की दशा देखिए। इसने ट्रेनिंग देना शुरू किया अपने 6 पुत्रों को। बड़ी सुना, 6 पुत्रों को इसने ट्रेनिंग देना शुरू किया। तुम्हें आक्रमण कहां करना है? भारत में। आक्रमण कहां करना है? भारत में। आक्रमण कहां करना है? भारत। उनको ट्रेन कर दिया। अच्छा, बचपन से अगर भाड़ दिया जाए आक्रमण तो इनका पहला उद्देश्य क्या होगा? आक्रमण। लेकिन इसके साथियों ने बता रखा था रास्ते में एक नदी पड़ती है, और उस नदी का नाम है, बोले, प्रवेश द्वार है नदी, सिंधु नदी। और जैसे तुम पार करोगे वहां पता नहीं कौन से भूत प्रेत लगते हैं, पानी गिरने लगता है। और उसे ये नहीं बताया कि सब वो क्षेत्र कौन सा है। ऊपरी भाग जरा से हवा टकराई, पानी, ये उनको भूत प्रेत लगते हैं, इसलिए वहां जाना ये बहुत ज्यादा था। वो डर के मारे 6 ने किसी ने, इनमें से एक था जो, उसका नाम था अलाउद्दीन। ये खिलजी नहीं है, ये सब ध्यान से सुने, ये सब पुराने वाले, एको का नाम नया नहीं। एक का नाम है अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन के 2 बेटे हैं। एक का नाम है गयासुद्दीन और एक का नाम है शिहाबुद्दीन। ध्यान सुनेंगे, एक का नाम है गयासुद्दीन, एक का नाम है शिहाबुद्दीन। अब ये दोनों बेटे हैं, किसके हैं? अलाउद्दीन के। कुतुबुद्दीन हसन का बेटा कौन है? अलाउद्दीन के बेटे हैं गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन। ध्यान सुनेंगे, ये सारे के सारे जो हैं, लेकिन ये किस वंश के हैं? अलाउद्दीन ये ससनी वंश का है। किस वंश का है? याद रखना, ससनी, वो यामिनी वंश का था। ये कौन से हैं? ससनी वंश के। यानी वंश क्या हो चुका है? ट्रांसफर। और जो ये सासनी वंश के हैं, ये खलीफा को अपना भगवान मानते हैं। खलीफा को भगवान मानते थे, बिना उनकी खिलात ले वो सब कुछ मानते हैं कि ये मोहम्मद साहब के ही रूप हैं और इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मोहम्मद गोरी भी जब तक खिलात नहीं प्राप्त कर लेता, खिलात क्या है ध्यान सुनेंगे, खिलात का मतलब होता है अनुशंसा पत्र। हाँ, तुम जाओ आक्रमण करो,
जब तक वो लिख के नहीं देगा तब तक कोई आक्रमण नहीं करते थे। उसमें एक तुमको तंबूरा मिलेगा, एक झंडा जो छतरी जिसे कहते हैं, एक छतरी मिलेगी, एक पत्र मिलेगा, जाओ युद्ध करने का। इसे क्या कहते थे? खिलात। ये खिलात ये बहुत विश्वास करता था, बिना खिलाफ अपने खलीफाओं से, अच्छा खलीफा कौन है? राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख, इनसे अनुमति लेकर इन दोनों भाइयों ने जैसे ही भारत पर गजनी की मृत्यु हो गई, गजनी की मृत्यु के बाद उन्होंने इसमें गयासुद्दीन नामक व्यक्ति ने, ध्यान सुनेंगे, गयासुद्दीन व्यक्ति ने, एक जगह है गजनी और इसी के बगल में एक क्षेत्र है गौर, जिसका जहां से कौन आएगा? गौरी। गजनी और ये जो गौर है ये गजनी के अंतर्गत ही एक प्रांत है। गजनी एक बड़ा है तो गौर हम क्या कह सकते हैं? एक जिला है। ध्यान सुनेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यह गजनी कमजोर होता चला गया और कमजोर होता गया तो इस पर आधिपत्य किसका हो गया? कुतुबुद्दीन हसन का। और इसी वंशावली में जब कुतुबुद्दीन हसन की मृत्यु हो जाती है तो उसने अपनी जगह किसको लाया? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कौन आता है? गयासुद्दीन बड़ा भाई, शिहाबुद्दीन छोटा भाई। कहानी सुनेंगे तभी जोड़ पाएंगे। अब गयासुद्दीन बन गया कहाँ का? गजनी का शासक। और अपने भाई को किसको? शिहाबुद्दीन को कहाँ भेजा? गौर। तो आ गया। इसी शिहाबुद्दीन का नाम क्या है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसी शिहाबुद्दीन गौरी ने कहा आया? गौर पे। अब ध्यान सुनेंगे, वही क्षेत्र गजनी कहा जाता था, वही आज क्षेत्र क्या कह रहा है? गौर कहला रहा है। और ये अफगानिस्तान का वही क्षेत्र, मैंने पहले कहा था गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान ईरान के क्षेत्र का छोटा सा हिस्सा। अब बनता है शासक कौन? गौरी। अब बताओ बचपन से क्या भरा गया था? भारत जाओ पैसा लाओ, भारत जाओ पैसा लाओ। इसने कहा ना 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 ना, भारत जाओ लौट के ना आओ। जान गए होंगे क्या? भारत जाओ और वहीं पर शासन करो। यहां क्यों? क्यों? उसने गजनी की स्थिति देखी थी। गजनी एक समय दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य था। उसकी दशा इतनी बुरी है कि उसको संभालने वाला कोई, वो जानता था कि मेरे बाद पता नहीं कौन लूमड़ हो, और इसकी तो कोई संतान भी नहीं थी। तो ये जानता था कि हमारे कोई आगे पीछे है नहीं। तो एक काम करो, कहां चले? चलो जहां कोई हमारा विरोध करने वाला हो ना करे। तो कहां आ गया? भारत में। चलिए अब इसके आक्रमण शुरू करते हैं। इसका पहला बार लड़ाई होती 1173 में। कब होती? 1173 में। कहां पर आक्रमण करता? मुल्तान में। और ये मुल्तान को प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? मुल्तान को। मुल्तान पे आक्रमण किया, कमजोर शासक जीत लिया। अब 56 इंच का सीना लेकर तो सबको मारूंगा। बयाना गलत हो गया। पहली बार तुम जीत गए और दोबारा इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया गुजरात के क्षेत्रों में। और गुजरात के क्षेत्रों में इस समय शासन है। याद करो पहली बार जब गजनी भी आया था तो वहां पर भीम नामक एक था, भीम प्रथम। याद आया? अब केवल आपको प्रथम की जगह क्या लगा लेना है? द्वितीय। इसी का नाम है मूल राज सेकेंड। वहां भी भीम सेकेंड या मूल राज फर्स्ट, सॉरी वहां फर्स्ट था, यहाँ सेकेंड। ये भीमराज। और इसकी मां का नाम था, कोई बताएगा? नायिका देवी। गुड। इसकी मां का नाम था नायिका देवी। ये एक अल्पवयस्क व्यक्ति था, यानी कि वो 16 साल का एक छोटा सा बेटा लड़का था। छोटा तो नहीं कहेंगे, 17 साल में तो गजनवी ने भारत को बेड़ा गर्क कर दिया था। 16 साल का अल्पवयस्क था। इसके ऊपर आक्रमण किया। कहा जाता है कि भीम ने तो शस्त्र डाल दिए, लेकिन इसकी मां ने युद्ध किया और इसको गौरी को मार के भगा दिया। पहली पराजय हो गई किसकी? गौरी की। लेकिन बड़ा बेशरम टाइप का आदमी था। 1175 में यहां पर आक्रमण करने के बाद 77-78 में पेशावर पे आक्रमण किया। पेशावर को जीत लिया। अब उसके रास्ता लगातार क्या होने लगे? खुलने लगे। वो जाना कहां चाह रहा था और चाहता क्या रहा था? ध्यान सुन लेंगे। उसका उद्देश्य धन कमाना बिल्कुल नहीं था। उसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, और उसकी नजरों में खटक रहा था कन्नौज। अब चलिए पहले कन्नौज जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। रास्ता क्या होगा? कन्नौज जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप यहां पर इस समय है, एक तो मुल्तान के रास्ते आप सीधा उतर जाइए, ठीक। तो यहां पर बीच में पृथ्वीराज चौहान है। ये तुम्हें मार मार के हनुमान बना देंगे, तो तुम्हें जाने से बेहतर है कि हम जावा नहीं करेंगे, नंबर 1। दूसरा, आप गुजरात के रास्ते जाएंगे तो अभी मार खा के आए हो किससे? मूल राज से। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। और कन्नौज है कहां पर? ये देखो लिखा है बड़ा बड़ा कन्नौज। अब कन्नौज जाने के लिए एक और रास्ता है। एक काम करो, यहां से चलो, आओ युद्ध करो आके। अरे अभी कहां? यहां जब आओगे तो पश्चिम बंगाल में एक सेन शासन कर रहे हैं और ये सेन छत्री हैं, जाओगे। अब गौरी को समझ में आ गया कि कन्नौज जाने के लिए तो मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं।
तो उसने कहा जब मार यूं खाएंगे, मार यहाँ से खा ही चुके हैं, तो एक काम करो, इनको थोड़ी देर निपटा लिया जाए, तो ज्यादा लंबा चौड़ी बातें नहीं करनी पड़ेंगी, सीधा हम कहाँ जा सकते हैं, कन्नौज। तो कन्नौज पे क्यों शासन करना चाह रहा था वो, चाह क्यों पता। अच्छा, उसने कहा था एक जगह कि मैं आगे आएगा शिवाजी के लिए कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको, पूरा दिल्ली सल्तनत खोने को तैयार हो गया था। तो मुट्ठी भर बाजरा कहाँ पैदा होता है, मोटा अनाज कहाँ पैदा होता है, राजस्थान में। सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। बाजरा के चक्कर में गोरी अपने को मरवाना नहीं चाहता था, वो चाह रहा था कन्नौज जाने का कोई रास्ता बन जाए। अब उसके पीछे की कहानी सुनेंगे। इस समय गुजरात के आसपास मूलराज का शासन है, यहाँ पर दिल्ली के आसपास चौहानों का शासन है, यहाँ पर राजस्थान में लोहार, कारकट, उत्पल वंश में के बारे में इनका शासन है, यहाँ पर सेन लोग शासन कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में चंदेल है, इनकी कहानी आप सुना ही चुका हूं। विद्याधर ने दौड़ा दौड़ा के मारा था, याद है गजनी को। एनीवे, आगे ये वाला गजनी का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र उसकी नजर में थे, लेकिन नजर में कौन था, कन्नौज। कन्नौज कन्नौज का सपना देख रहा था, और सपने के पीछे कहानी सुने। कन्नौज पे गहड़वाल शासन था, और गहड़वालों का राजा था चंद्र जयचंद्र। क्या नाम था, जयचंद्र की बिटिया थी, नाम था संयोगिता। नाम सुना, सबको कहानी याद आ गई? अरे बहुत याद आती। चलिए कहानी सुने। संयोगिता जो थी बहुत सुंदर थी। एक बार हुआ क्या कि राजाओं की एक सभा में खाना परोसने की परंपरा थी, छोटे बच्चों से खाना परोसवाया जाता था। दुर्भाग्य से संयोगिता उस खाना परस रही थी। पृथ्वीराज चौहान क्षत्रियों में, गढ़वाल वो क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे। उन्होंने संयोगिता को देखा, संयोगिता ने पृथ्वीराज को देखा। आगे का कहाना मैं सुना ही चुका हूँ। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, बात को क्या हुआ सुनेंगे। जब वापस पृथ्वीराज चौहान वापस चले गए, और संयोगिता भी अपना, ये तो ऐसा संभव तो था नहीं कि उनकी शादी, पहले शादी की उम्र क्या होती थी, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ये शादी की उम्र हुआ करती थी। हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रस्ताव भेजा कि हम क्षत्रिय चौहान हैं, आप गैरवाल हैं, चाहे हमारे यहाँ शादी कर दें। अब जयचंद के साथ समस्या ये थी कि जयचंद अधीनता नहीं स्वीकार करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को बराबर मानते थे, और वो कहते थे अगर शादी कर दिया तो हमें इनके अधीन आ जाना पड़ेगा, क्यों, बहनोई हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा तो आप जीजा के बारे में सब जानते ही हैं, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तो मैं अपना राज विस्तार नहीं कर पाऊंगा। और पृथ्वीराज चाहते थे कि अगर कन्नौज पे शासन हो जाए तो गोरी के आक्रमण जयचंद का मुझको क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, पहली बात। तो जैसे संयोगिता ने कहा तू नहीं तो दुनिया नहीं, ट्रेन के आगे लौट जाऊंगी, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने उनका अपहरण कर लिया, अपहरण नहीं कहेंगे, उनकी मर्जी से उनकी क्या होगी, शादी होगी। तो अब बताओ जयचंद के साथ इनके रिश्ते कैसे होंगे, बहुत खराब हो जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, चंदेलों से इन्हें अपनी बिगाड़ क्यों कर ली। चंदेलों पर जब आक्रमण किया विद्याधर के ऊपर, तो किसी चौहान क्षत्रिय ने उनकी क्या नहीं करी, मदद। तो चंदेलों ने भी इनकी मदद करने से मना कर दे, मार खाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, तीसरा, इनका सेन से क्या संबंध हो। अब याद करो गौड़ शासक शशांक वाली घटना, याद आया, शशांक याद है, भुला गया। गौड़ शासक शशांक के समय से बंगाल मध्य भारत पर कब्जे करना चाह रहा था। अरे शशांक क्यों युद्ध कर रहा था, शशांक को चाह रहा था कन्नौज मुझे चाहिए, कन्नौज के लिए तो बड़ी लड़ाई थी उसकी। अब कन्नौज तो गहड़, अब अगर जयचंद से लड़ाई हो गई तो हम सेन लोगों से मदद चाहिए। तो जयचंद ने कह दिया सेन लोगों से कि तुम इनकी मदद नहीं करना, यानी कि उन्होंने सेन से ही मना कर दिया कि तुम इनकी मदद। अब बताओ पृथ्वीराज चौहान क्या पड़ गए, अकेले पड़ गए। और इसकी खबर किसको मिल गई, गौरी को। उसने बढ़िया मौका ताड़ा, 1191 दोपहर का समय, मई का समय है, बढ़िया मौसम युद्ध करने का। 1191 पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण भेजा। कहां पर पता है, हरियाणा के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्रों में आमंत्रण। अच्छा, युद्ध कैसे हुआ, ऐसे नहीं कि मैं पहुंची का आमने सामने। अब यहां पर कहानी सुनेंगे, मेरे हाथ देखिएगा। 4 लोगों को आगे खड़ा किया, गोरी बहुत चालाक था। पहले 4 गुलाम खरीदे। पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना। दूसरा गुलाम एलदौज, तीसरा गुलाम कुबाचा, चौथा गुलाम बख्तियार खिलजी। कितने गुलाम हो गए, 4 गुलाम, चारों टुकड़ियों के आगे खड़ा कर दे। ये इनके सेनापति नहीं है, ये चारों गुलामों को कह दिया था खरीदा इसीलिए है जो राज्य जीतोगे तुम्हारा, जो राज्य जीतोगे तुम्हारा। सबको बंटवारा कर दिया कि तुम्हें ये बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर राजस्थान जीत लिया तो कन्नौज तुम्हारा, और कन्नौज तुम्हारा तो पूरा भारत भी तुम्हारा। ये बढ़िया मौका था गोरी पर, लेकिन बयाना गलत ले लिया। क्षत्रियों को आप अच्छे जानते हो, या तो उकसाओ नहीं
और गुस्सा हो तो झेलने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। कहते ना बरैया के छत्ता में हाथ डालो तो अपन शरीर फुलाने के लिए तैयार रहो। उन्होंने न्योता न दिया होता, और ध्यान रखेंगे न्योता देकर युद्ध करना वीरों का काम, इसमें कोई डाउट नहीं। न्योता देकर गोरी आया था क्योंकि पेशावर, सिंध, मुल्तान सब जीता था। उसे लग रहा था ये कौन सी खेत की मूली, मैं भी निपटाता हूं। बयाना गलत हो गया। यहाँ हर हर महादेव के क्या लगे नारे, वो समझे न पाए कह का रहे हैं। कोनो त्रिशूल, कोनो भाला, कोनो तलवार लेके जूझ पड़ा, वो समझे न पाए लड़े कि भागे। अंत में क्या होगा कि पूरी सेना 1 घंटे 1.5 घंटे में क्या होने लगी, भागने लगी। और सब समुद्र के किनारे, वही नदी के दे भागा, ब्यास नदी बगल में, सब भागा भाग में से। थोड़ी देर में अकेला कौन बचा, गोरी। सब गुल, आगे पीछे, आधे इधर जाओ आधे उधर, कोई हो तो आना, कोई है ये नहीं वहां। अच्छा अब ध्यान सुनेंगे तो कहेंगे सर वो चारों गुलाम कहां चले गए, बिल्कुल चले गए। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने खेल खेल लिया। उसने क्या किया, अपनी टुकड़ियां उनकी टुकड़ियों के सामने लगा दिया, चारों टुकड़ियों के सामने। और उन टुकड़ियों से तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम इनको खाली उकसा के भागना, तो ये तुम्हारा क्या करेंगे, पीछा करें। और जब पीछा कर ले तो दूसरी टुकड़ी इनके पीछे लग जाना, क्या होगा, बीच में फंस गए। अब ये क्या हुआ, जैसे भागी सेना तो कुबाचा को क्या लगा, जीत गए, सो लगा भागने। जब भागने लगा पीछे से एक सेना और अब पीछे देखे भागो, जाओगे कहां, तो सारी सेना गए। अब कोई मिल रहा, भाग के कुबाचा ने सबने अपनी क्या बचाई, जान। सामने कौन खड़ा है, मोहम्मद गोरी, और उसके सामने कौन खड़ा, पृथ्वीराज चौहान, कोई सेनापति नहीं। उसने कहा अब, तो गोरी ने भागना शुरू किया। और आप अच्छे जानते हैं इस दुनिया में शब्दभेदी बाण केवल 2 लोग चला पाते हैं, राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान। ये शब्द भेदी बाण क्या होता है, आंख बंद कर लीजिए और केवल शब्द बोलिए कहीं दूर से और वाइस से मार देंगे। याद करें श्रवण कुमार की घटना, पानी का जब उन्होंने डब डुबाया तो उन्हें लगा कोई शेर है, ये तो सोचा था, उन्होंने मार दिया था। यही स्थिति पृथ्वीराज चौहान के साथ थी। तो गौरी भागा। और क्षत्रियों की एक बड़ी बड़ी परंपरा है, क्षत्रिय कभी पीठ पर वार, और मुगल कभी क्षत्रिय की तरह सामने से लड़ते नहीं, ये उनकी कायरता है। कभी सामने से युद्ध ही नहीं किया, कोई युद्ध दिखा दीजिए सामने से मारो, सब पीछे से वार किया। और इन्होंने कहा क्या, पीठ के, इसको कहते पीठ दिखाकर भागना। तो जब गोरी भागने लगा, ये एक तरह से भारत की बहुत बड़ी गलती थी। पृथ्वीराज चौहान को हेड क्या कर देना चाहिए था। युद्ध को कभी भी, युद्ध से भागे हुए सैनिक कभी भी सांप के ऊपर अगर आपकी गाड़ी चढ़ जाए या आपको कभी गलती से सांप का खून निकल आए तो सांप को फिर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा घातक हो जाएगा वो। यही होता है ना। अब जो गोरी जाएगा अपमानित होकर जाएगा ना, क्यों, ससनी वंश का है, खलीफा से लेकर आया है, मैं इसको मार के तंबूरा बना के रखा था, हाय गोरी गजनवी का वंशज है, ये है वो है। अच्छा होता क्या है, कुछ दरबारी कवि होते हैं, महाराज की जय हो, तुमसे बड़ा वीर कोई नहीं है, एक बगल में उनके भी है, अभी लिखेगा थोड़ी देर। और यही स्थिति अपने चंद्रबरदाई की भी है, पृथ्वीराज रासव, सुना है, नहीं सुना, चंद्र आल्हा जो पढ़ते हो सब उन्हीं के तो लिखे आल्हा, सुना है। अब सुनेंगे। अब क्या हुआ, गोरी भाग गया, रण छोड़कर भाग गया, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। इतिहास में ये पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ना पीठ पर मारते, पकड़वा लेते, घूम सामने मारूंगा, मारना चाहिए था ना, नहीं मारा, छोड़ दिया, भाग गया। गौर जब आप, यस, निहत्थे व्यवहार नहीं किया जाता, ये हद सत्य है, महाभारत में भी लिखा है कि निहत्थे व्यवहार नहीं करना चाहिए। केवल एक गलती है यहाँ पर, जिसमें कर्ण को निहत्थे पर वार करवाते हैं भगवान कृष्ण, और उसमें नियति है, उसमें भी बुराई नहीं थी। आप अच्छे जानते हैं कि अभिमन्यु को निहत्थे पर वार करवाने में इनका योगदान था। याद करिए, याद करिए, जब उसका पहिया धंसा है रथ का, तो कर्ण नीचे उतर कर निकालने जाता है। अब उसके पास कोई शस्त्र, और उन्होंने कवच भी पहले ही क्या इंद्र को क्या करा दिए थे, दान करा, क्योंकि जानते थे कवच पहने रहेगा तो इसका कोई कुछ कर। कितना बड़े छलिया थे भगवान जी, जानते थे किसको कहां से निपटाना है। अब जब वो नीचे उतरा तो उन्होंने कहा कि अब निहत्थे पे केशव, निहत्थे पे वार नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें नीति याद आ रही है। वो 14 साल के बच्चे के लिए, 16 साल के लिए, अभिमन्यु के लिए तुम्हें नीति समझ में नहीं आई थी कि निहत्थे पे सब वार कर रहे थे। तो अब तुम्हारा तो भतीजा था, तुम्हारा तो सगा, ये भी नहीं कि पड़ोसी को, तुम्हारा तो सगा भतीजा था, तब तुम्हें नीति समझ में नहीं आई। तुम्हें सामने से उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए था। अब नहीं था। उनसे अर्जुन से क्या कहा, मारो, और नहीं अगर ऊपर चढ़ गया तो तुमको कोई बचा नहीं, हम ने बचा था, क्योंकि रथ धसाया किसने था, भगवान जी ने। सारा खेल, अच्छा कई बार कह चुका हूं, सारी रचना उन्हीं की थी।
खाया किसने, उन्होंने, मारा किसने, उन्होंने, बाकी तो सब पात्र बना रखे नौटंकी में। वो डायरेक्टर थे, ये सब उसमें नाचने गाने वाले थे और कुछ नहीं थे। अब क्या हुआ, गौरी भाग गया। अब यहाँ पर एक कहानी है जो परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। क्या प्रथम तराइन के युद्ध से भारत के निर्णय का, भाग्य का निर्णय हो चुका था? नहीं हुआ। ये निर्णय अधूरा निर्णय था जो पृथ्वीराज चौहान ने बाद में डैश 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 लगा के छोड़ दिया था। जब पूरा करने कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। चलिए कहानी, एक वर्ष तक मोहम्मद गौरी को घाव पर नमक छिड़कता रहा और अपने आप को घाव को सूखने नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बदायूनी कहता है। बदायूनी कहता है कि अपने इतिहासकारों में जब तक जिसको मैंने सुना है, एकमात्र गौरी था जो अपने घावों पे नमक डाल के घाव को सूखने नहीं दे रहा था। रोज याद करता था कि अपमानित होकर मुझको पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, भगाया। अब पहले युद्ध में पृथ्वीराज के जीतने का कारण था पूरी सेना का मनोबल ऊंचा होना। अब एक वर्ष तक गौरी लगातार गौर में अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देता रहा और पृथ्वीराज चौहान की कमियां ढूंढता रहा। और यहां एक साल, भारत में क्या होता है, एक साल अगर मसूरी ज्यादा हो जाए, आशीष नहीं है, एक साल अगर मसूरी ज्यादा हो जाए तो बुंदेलखंड में अपराधों की संख्या बढ़ जाती है। याद करिए, जो राजा जीत कर आया होगा वहां सालों जश्न, आज इस वाले सामंत के यहाँ जश्न, आज उस वाले, सारे राजाओं ने, आसपास के राजाओं ने अपनी तैयारियां क्या कर दी, बंद कर दी और वहां लगातार क्या करता रहा। यही आपके साथ है। यदि आप एक परीक्षा में असफल हो जाते हो तो टायर क्या ढूंढने लगते हो, मोटा टायर कौन सा जो मैं पचिक जाऊं, मैं बचूं ना। हमारा प्रयास करना चाहिए कि हम एक बार हारे, हार ही थोड़े गए। वो एक साल इंतजार करके अपनी तैयारी करता रहा, हम एक साल रोते रहा, हमारा होगा नहीं, हमारा होगा नहीं करेगा। वो एक साल बाद वापस आता, बाउंस बैक, और पृथ्वीराज चौहान सबसे मदद मांगते हैं और कोई मदद देने से मना कर देता। 3 लाख की सेना लेकर आया कौन? अब इनके पास कोई विकल्प नहीं। और वो चारों राक्षस कौन, कुबाचा, एल्दौज, ऐबक और बख्तियार खिलजी, इस सब बांस जैसा टूट पड़े और इस बार राजपूतों को छोंच छोटा किया, इतना बुरी तरीके से मारा। उस कारण सिर्फ जयचंद्र ने भीतर घात करके गौरी की मदद की थी। सब जानते हैं आप, घर का भेदी कहा जाता है उनको, भारत में उनको गाली दी जाती है। अगर कभी आप कन्नौज जाए, मैं उनका किला देखा हूं, उनके किले को अगर देखा जाए तो आपको गुस्सा आएगी। और वहां पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा जयचंद्र के बारे में, यानी वहां पर, बल्कि वहां गालियां लिखी, लोगों ने कोड कर रखे जयचंद्र को, ये वो लिखना नहीं चाहिए। अभी आप यूपीएससी प्रश्न पूछा गया था, जयचंद्र भीतरघाती है, भारत का निर्माता, और इस सत्य है, मैं थोड़ा देर चेंज करता हूं। अब जयचंद्र ने उसको बुलाया, इसको, गौरी को, शर्त देखो, तुम दिल्ली जीतो, चौहानों को हराओ, हमें कोई समस्या नहीं, लूट के खूब ले जाओ, जब जाना तो दिल्ली हमको दे के जाना। अरे बेहुदा, तुमको पता नहीं है, दिल्ली उसको चाहिए नहीं, उसको तो तुम ही चाहिए। और ये चीज बेहुदा को पता ही नहीं कि हमारे लिए तो सारी, रामकली के लिए तो युद्ध कर रहा है, रामकली को पता ही नहीं। गहड़वा शासक जयचंद्र को आभास भी नहीं था कि ये सारा रचना मेरे लिए है। वो तो कह रहा था आएगा, दिल्ली जीतेगा, चौहान ठुकेंगे, इसके बाद दिल्ली मेरी हो जाएगी, दिल्ली पे रहकर कन्नौज पूरे भाग का शासन। अरे उसके दिमाग में चला, तुम्हारा भी 94 में, तुमको भी बताता हूं मैं आगे, आप ध्यान सुनेंगे। अब क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए। अब 3 चीजें सुन लीजिए, मुझे नहीं पता इतिहास क्या कहता है और आप क्या कहते हैं। पहले कहा जाता है, हसन निजामी कहते हैं कि अपने साथ इसको लेकर चला गया, कहा गौर, और वहां पर जाकर इसकी दोनों आंखें क्या कर दी, फोड़ दी गई। और फोड़ने के बाद वहीं पर, अब ध्यान सुनेंगे, दोनों आंखें फोड़ देने के बाद भी वो शब्द वेदी बाणों से गौरी को मार दिया था उन्होंने, शब्द भेदी बाणों से गौरी को, पहली घटना। दूसरा, चंदवरदाई, ये चंदवरदाई लिखते हैं, क्यों? क्योंकि अब राजा की बड़ाई लिखनी थी, सही है गलत मुझे नहीं पता। अगला, गौरी ने तुरंत एट अ टाइम जंगल में दौड़ा के पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था, मार दिया, दूसरा। और तीसरा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को रास्ते में ले जाते समय खोखरों ने, खोखर जाएंगे, ये खोखर एक जनजाति होती, खोखरों ने पृथ्वीराज चौहान को छुड़ा लिया और लेकर जंगल में भाग गए। आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी तुम डिसाइड करो पृथ्वीराज चौहान अभी हैं या नहीं, हमें नहीं पता। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन इतिहास में यह घटना 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराई का